Today I am taking one more topic, that is normality. Some of the students want to know about this, that's why I am taking this topic. This topic is not in your syllabus, but it will help you in competitive exams. Calculation of normality is almost same as that of molarity. We can compare normality and molarity both. During calculation of molarity, we need to calculate number of moles of solute. बट इन नॉर्मेलिटी वी नीड टू कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स. अगर आप कुछ बुक्स देखोगे, रेफ़र करोगे, तो मोल्स को ग्राम मोल्स भी लिखा जाता है या ग्राम एटम्स भी लिखा जाता है. तो वो ग्राम एटम्स या ग्राम मोल्स या मोल्स एक ही बात होती है. उसी से मिलता जुलता एक वर्ड है यहाँ पर जो हम यूज़ कर रहे हैं, ग्राम इक्विवेलेंट. when you calculate number of moles, then you divide given mass of the solute by molar mass of it. But when you want to calculate gram equivalents, then you will have to divide given mass by equivalent mass of the solute. So the main thing in calculation of normality is you should know the equivalent mass of the solute. मोलर मास निकालना बहुत मुश्किल काम नहीं होता है, क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला आपके पास होता ही है. मॉलिक्यूलर फार्मूला में जितने भी एटम्स होते हैं उनके एटॉमिक मासेस को आप ऐड कर दीजिए, यू गेट मोलर मास. लेकिन इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए आपको कुछ स्पेशल मेथड्स यूज़ करने होते हैं और वो सॉल्यूट टू सॉल्यूट डिफ़र करते हैं. तो टाइप ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करता है कि इक्विवेलेंट मास किस तरीके से निकाला जाता है. अदरवाइज फॉर्मूला ऑफ नॉर्मेलिटी रिजेंबल्स मोलैरिटी. एक बार देख लेते हैं यहाँ पे. नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी. अगर मैं इसको मोलैरिटी से कंपेयर करूँ तो नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज मोलैरिटी. यहाँ पे मोल्स की जगह पे ग्राम इक्विवेलेंट आप यूज़ कर रहे हो. नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर सॉल्यूशन कॉल्ड नॉर्मेलिटी. तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला हो गया हमारे पास, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. अभी ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं उसका तरीका बताया मैंने आपको. गिवन मास मींस मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास, वो यहाँ पे पुट कर दीजिए सेकेंड फार्मूला में. थर्ड फार्मूला में अगर आपने वॉल्यूम मिलीलीटर में लिया है तो उसे आप 1000 से डिवाइड करके लीटर में कन्वर्ट करेंगे. दैट 1000 विल गो टू न्यूमरेटर. तो आपके पास थर्ड फार्मूला आ जाएगा, मास इंटू 1000 डिवाइड बाई इक्विवेलेंट मास इंटू वॉल्यूम. एंड फाइनली इफ़ यू आर नॉट हैविंग वॉल्यूम डायरेक्टली, मास ऑफ सोल्यूशन है और डेंसिटी है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए मास डिवाइड बाय डेंसिटी करोगे तो वो डेंसिटी भी न्यूमरेटर में चला जाएगा. ये बेसिक फॉर्मूला है नॉर्मेलिटी का निकालने का. नाउ इक्विवेलेंट मास होता क्या है? इक्विवेलेंट मास ऑफ एनी एटम और आयन और स्पीशीज़, कोई भी स्पीशीज़ हो, चाहे वो मॉलिक्यूल हो, चाहे वो आयन हो, चाहे वो एटम हो, is equal to the mass of this species which is able to react with 1 gram of hydrogen. किसी भी स्पीशीज़ का कितना मास 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर सकता है, दैट मास इज कॉल्ड इक्विवेलेंट मास. छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे दूँ वाटर का. वाटर में H2O इज़ द फॉर्मूला. ये एग्जांपल देख लीजिए. H2O फॉर्मूला होता है वाटर का. तो H2O का जब आप मास रेशो निकालोगे, हाइड्रोजन रेशो ऑक्सीजन, तो ये 1:8 आता है. इसका मीनिंग ये है कि 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करने के लिए यहाँ पर 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन चाहिए. सो बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट मास, 8 ग्राम इज़ द इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन. अगर यही फॉर्मूला वाटर की जगह आप H2O2 का ले लेते हो, तो H2O2 का जब आप मास रेशो निकालोगे तो इट कम्स 1:16. तो 16 ग्राम ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन. तो मतलब ये है कि हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट मास यहाँ पे फिक्स है 1 ग्राम, लेकिन बाकी सारे एलिमेंट्स का इक्विवेलेंट मास मॉलिक्यूल के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बदलता रहता है. तो यहाँ पे हाइड्रोजन को एज अ रेफरेंस यूज़ किया जाता है. जैसा आपने देखा यहाँ पे कि ऑक्सीजन एक एटम है, लेकिन उसका इक्विवेलेंट मास वाटर में तो 8 है और H2O2 में 16 है. इट मेक्स इक्विवेलेंट मास लिटिल मोर कॉम्प्लिकेटेड देन मोलर मास. वही चीज़ आपको अच्छी तरह से समझनी है. अब आगे वाली स्लाइड में हम देखेंगे कि हाउ मेनी वेज आर देयर टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट मास. सो कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट मास. सबसे पहले हम यहाँ पे कैलकुलेट करने जा रहे हैं किसी आयन का इक्विवेलेंट मास. सबसे इजी यही होता है. तो द फॉर्मूला इज़ मोलर मास ऑफ आयन डिवाइड बाय वैलेंसी ऑफ द आयन.
किसी भी आयन का, चाहे वो सिंगल एटम से बना हो, चाहे वो मल्टीपल एटम से बना हो, यानी पॉली एटॉमिक हो, उसके मोलर मास को कैलकुलेट करिए और उसको उसी की वैलेंसी से डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास आयन का इक्विवेलेंट मास आ जाएगा। ईजीएस्ट है, सिंपल फॉर्मूला लेके चल रहे हैं। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। सोडियम प्लस, सोडियम का जो मास है वो है 23 एटॉमिक मास, उसको आपने सोडियम की वैलेंसी यानी 1 से डिवाइड कर दिया। यू शुड नो दैट कि वैलेंसी चार्ज्ड नहीं होती है। वैलेंसी बोलते समय आप ना तो प्लस लगाते हो ना माइनस लगाते हो, तो यहाँ सोडियम की वैलेंसी 1 है, 23 को 1 से डिवाइड कर दीजिए, सो इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम आयन इज 23। कैल्शियम +2 इसका वैलेंसी है, तो कैल्शियम का मोलर मास 40, एटॉमिक मास 40, डिवाइड बाय उसको 2 करना पड़ेगा आपको क्योंकि वैलेंसी 2 है कैल्शियम की, सो इट इज़ 20। एल्यूमिनियम का वैलेंसी 3 है, एल्यूमिनियम का मास है 27, 3 से डिवाइड करिए, यू गेट 9। NH4+1 अमोनियम आयन है, वैलेंसी होती है +1। अमोनियम का मोलर मास निकालने के लिए आप नाइट्रोजन और सारे हाइड्रोजन को ऐड करो, 18 आ जाएगा, और उसको डिवाइड कर दो 1 से, सो मोलर इक्विवेलेंट मास ऑफ अमोनियम आयन इज़ 18। बाकी सारे भी इसी तरीके से निकाले गए हैं, थोड़ा आप पेपर पे प्रैक्टिस करिएगा तो ये आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। फॉस्फेट का देख लेते हैं एक बार। फॉस्फेट का जब आप मोलर मास निकालते हो PO4 का तो 95 आता है, और इसकी जो वैलेंसी है वो 3 है, तो 95 को 3 से डिवाइड करने से 31.6 इक्विवेलेंट मास आ जाता है। लेकिन ये फॉर्मूला आपको कब यूज़ करना है? जब किसी रिएक्शन में आयन का स्टेटस चेंज नहीं होता है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दूँ, जिंक के साथ कॉपर सल्फेट रिएक्ट करता है, तो जिंक सल्फेट बन जाता है और कॉपर बन जाता है। तो यहाँ पे सल्फेट लेफ्ट साइड में भी है, सल्फेट राइट साइड में भी है, यानी रिएक्टेंट भी है और प्रोडक्ट भी है, तो सल्फेट का स्टेटस चेंज नहीं हुआ है। ऐसे केस में आप सल्फेट का इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हो। लेकिन अगर कोई ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो जाए इन आयंस का, तो फिर आपको ये मेथड नहीं चलेगा, उसके लिए फिर आपको दूसरा मेथड यूज़ करना पड़ेगा। तो जब केमिकल रिएक्शन में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो ही आप इस मेथड से किसी आयन का इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं। देन सेकेंड फॉर्मूला, इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड्स। एसिड का इक्विवेलेंस मास निकालने के लिए हो गया फॉर्मूला हमारे पास, मोलर मास डिवाइड बाय बेसिसिटी ऑफ एसिड। अब ये बेसिसिटी होती क्या है? बेसिसिटी का मतलब होता है किसी एसिड में कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन्स हैं। इसका मतलब ये भी होता है कि एक एसिड कितने मोल्स ऑफ बेस के साथ रिएक्ट करता है। छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ, जब आप HCl की रिएक्शन NaOH से कराते हो, तो जब आप इसको बैलेंस करोगे तो HCl1 और NaOH भी 1, यानी दोनों का 1 मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे HCl की बेसिसिटी हो गई 1, यानी कैपेसिटी टू रिएक्ट विद बेस, दैट इज कॉल्ड बेसिसिटी। H2SO4 है, H2SO4 का रिएक्शन NaOH के साथ कराओगे और बैलेंस करोगे तो 2 मोल्स ऑफ NaOH लगेगा बैलेंसिंग में, तो यहाँ पे H2SO4 का बेसिसिटी हो गया 2। ये एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला में जनरलाइज्ड वे में मैंने आपको ऊपर डेफिनेशन लिखा है, बेसिसिटी ऑफ एसिड इक्वल्स नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयंस प्रेजेंट इन इट्स फॉर्मूला। एग्जाम्पल, वो रेड मार्क से बताया है ये बताने के लिए आपको कि कितना रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, तो उसको समझ लीजिए। तो H2SO4 में 2 हाइड्रोजन रिप्लेसेबल हैं, HNO3 में 1, CH3COH में टोटल हाइड्रोजन 4 हैं, लेकिन रिप्लेसेबल एक ही है, वो रेड मार्क से लिखा हुआ है रेड कलर से, सो दैट इज बेसिसिटी ऑफ एसिडिक एसिड इज 1। नाउ फॉस्फोरस के जो एसिड्स होते हैं, जैसे फॉर्मूला आप देखो, कंपेयर कर लो, H3PO4 लिखा है, H3PO3 भी लिखा है और H3PO2 भी लिखा है। तीनों में 3 हाइड्रोजन है, लेकिन तीनों की बेसिसिटी सेम नहीं है। उसका एक रीज़न है कि रिप्लेस कितने हो सकते हैं, कितने हैं दैट डजंट मैटर, कितने रिप्लेस हो सकते हैं दैट इज़ कॉल्ड बेसिसिटी। तो H3PO4 के तीनों डिस्प्लेस हो सकते हैं, रिप्लेस हो सकते हैं, तो बेसिसिटी 3 हो गई। H3PO3 के 2 ही डिस्प्लेस हो सकते हैं। नीचे मैंने एलैबोरेटेड फॉर्मूला भी दिया है। H के साथ फॉस्फोरस का बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, फिर 2 OH आयन है। तो दूसरे वर्ड्स में आप ये भी कह सकते हो कि किसी एसिड में जितने OH आयन्स होते हैं, यानी जितने OH ग्रुप्स होते हैं, वही उसकी बेसिसिटी होती है। अब मैं OH ग्रुप बोल रही हूँ तो ये मत समझिएगा कि ये बेस हो गया, एसिड में भी OH ग्रुप्स होते हैं। H2SO4 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखिए तो आपको पता चलेगा, लेकिन बेस का OH बाहर निकल जाता है, एसिड का सिर्फ H बाहर निकलता है। तो ऐसे ही H3PO2 है, यहाँ पे बेसिसिटी 1 है। ये स्पेशल एग्जाम्पल हो गया, इनको थोड़ा ढंग से ध्यान से रख लीजिए, याद रख लीजिएगा।
नेक्स्ट कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट मास, एसिड का ही हम कैलकुलेट करके देख रहे हैं, कैसे करेंगे। H2SO4 का मोलर मास होता है 98, बेसिसिटी यानी 2 होती है H2SO4 की, इसको 2 से डिवाइड करिए, यू विल गेट 49। तो यहाँ H2SO4 का मोलर मास तो 98 है, लेकिन उसका इक्विवेलेंट मास 49 है। HNO3 बेसिसिटी 1 है तो दोनों बराबर हो गया। CH3COH अगेन बेसिसिटी 1 है 60/1। H3PO4 बेसिसिटी 3 है 98/3, सो ऑन। इसी तरीके से बाकी सारे कैलकुलेट किए गए हैं। हाउ विल यू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट मास ऑफ अ बेस? फॉर्मूला लगभग सेम है, मोलर मास डिवाइड बाय एसिडिटी। जब आप एसिड की रिएक्शन देखते हो तो वो बेस के साथ रिएक्ट करता है, जब आप बेस की रिएक्शन देखते हो तो वो एसिड के साथ रिएक्शन करता है। तो एक बेस कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड के साथ में रिएक्ट करेगा, दैट इज कॉल्ड एसिडिटी। या फिर दूसरे वर्ड्स में, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयंस प्रेजेंट इन द बेस इज कॉल्ड इट्स एसिडिटी। NaOH में 1 है, फेरिक हाइड्रोक्साइड में 3 है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में भी 3 है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में 2 हैं, फेरस हाइड्रोक्साइड में 2 हैं, और बेरियम हाइड्रोक्साइड में भी 2 हैं। अब आगे की चीज़ आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि क्या होने वाला है। कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट मासेस, NaOH का मोलर मास 40, इसको इसकी एसिडिटी से डिवाइड कर दीजिए 1 से, यू विल गेट 40। इसी तरीके से बाकी सारे कैलकुलेट किए गए हैं। बेरियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास 171 है, इसको इसकी एसिडिटी यानी 2 से डिवाइड करेंगे, यू विल गेट 85.5 इक्विवेलेंट मासेस। नाउ सॉल्ट्स के इक्विवेलेंट मास कैसे कैलकुलेट करते हैं? सॉल्ट का मतलब है जो एसिड नहीं है, जो बेस नहीं है, जो कैटायन और एनायन से मिलके बना है, दैट इज़ अ सॉल्ट। सम ऑफ इक्विवेलेंट मासेस ऑफ आयंस प्रेजेंट इन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसका जो भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उसमें जो भी आयंस प्रेजेंट है, कितने आयंस प्रेजेंट है दैट डजंट मैटर, कौन सा आयन प्रेजेंट है दैट मैटर्स। उसका मोलर मास इक्विवेलेंट मास को आप ऐड कर दोगे तो आपके पास यहाँ पे सॉल्ट का इक्विवेलेंट मास आ जाएगा। अब देखते हैं, एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको, Na2CO3। यहाँ पे आप क्लियरली देख रहे हो कि सोडियम के 2 आयन्स हैं, लेकिन 2 नहीं देखना है आपको, ये देखना है यहाँ पे सोडियम है और दूसरा आयन है यहाँ पे कार्बोनेट। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम आयन प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ कार्बोनेट इक्वल्स 53। अब यहाँ पे कैसे निकालेंगे निकालना हम पहले देख ही चुके हैं। आयंस के इक्विवेलेंट मासेस कैसे निकालते हैं, मोलर मास ऑफ आयन डिवाइड बाय इट्स वैलेंसी। तो 23/1 सोडियम के लिए हो गया, कार्बोनेट का होता है 60 मोलर मास, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए जो इसका चार्ज है, सो 30 आ जाएगा। तो 23 + 30 इक्वल्स 53। कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम और कार्बोनेट है, तो कैल्शियम का निकालिए 40/2, कार्बोनेट का निकालिए 60/2, तो 20 + 30 50 आ गया। कैल्शियम फॉस्फेट इक्विवेलेंट मास कैल्शियम का है यहाँ पे 40/2 और फॉस्फेट का है 95/3, दोनों को ऐड करेंगे तो 51.6 आ जाएगा। थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ आपको आ जाएगी। नाउ इक्विवेलेंट मासेस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। 11th क्लास में हमने रेडॉक्स रिएक्शंस पढ़ी थी, तो रेडॉक्स रिएक्शंस में हमने ये देखा था कि ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है विच कॉजेज ऑक्सीडेशन, जो किसी को ऑक्सीडाइज कर दे, और ऑक्सीडाइज करने के लिए उसको खुद इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर दोज स्पीशीज विच गेन इलेक्ट्रॉन्स इन अ केमिकल रिएक्शन। तो किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, भले ही चाहे वो फिर आयन हो, चाहे मॉलिक्यूल हो, चाहे कुछ भी हो, एसिड हो, बेस हो, अगर वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है तो उसका इक्विवेलेंट मास निकालने का तरीका है मोलर मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन बाय इट। आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन बाय इट की जगह पर यहाँ पर ये भी लिख सकते हो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो भी चलेगा। अगर आप चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हो तो ये सेम फॉर्मूला आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों के लिए यूज़ कर सकते हो। तो एग्जांपल ले लेते हैं, परमैंगनीट आयंस हैं MnO4- और ये कन्वर्ट हो रहा है Mn+2 में। तो यहाँ मैंगनीज़ का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, मैंगनीज़ का है +7 और दूसरा साइड मैंगनीज़ का है +2, तो दोनों का डिफरेंस हो गया यहाँ पे 5, यानी 5 इलेक्ट्रॉन्स आर गेन्ड बाय मैंगनीज़। तो इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे आप, मोलर मास ले लिया आपने MnO4- का 119, रिएक्टेंट का ही लेना है, प्रोडक्ट का नहीं लेना है। MnO4- का लिया 119, डिवाइड कर दीजिए 5 से, इट बिकम्स 23.8। दूसरा एग्जाम्पल, इक्विवेलेंट मास निकालना है अगेन आपको MnO4- का, लेकिन दिस टाइम परमैंगनीट आयंस आर गेटिंग कन्वर्टेड टू MnO2
मैंगनीज डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर्स निकालिए दोनों के, +7 +4, चेंज जो है वो 3 का है। सो दिस टाइम यू विल कैलकुलेट इक्विवेलेंट मास ऑफ परमैंगनीट आयंस बाय डिवाइडिंग इट्स मोलर मास बाय 3, नॉट 5। तो ये 119/3 हो गया। इट मीन्स ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास हमेशा सेम नहीं होता है। मोलर मास में हमारे पास ये फैसिलिटी होती है कि वो हमेशा सेम होता है। दैट्स वाई इक्विवेलेंट मास इज लिटिल मोर कॉम्प्लिकेटेड। रिड्यूसिंग, तीसरा एग्जांपल है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। सल्फेट आयंस हैं वो SO2 में कन्वर्ट हो रहा है, खुद रिड्यूस होता है। तो सल्फेट में सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है और दूसरी साइड में ये +4 है। तो 6 - 4 जो डिफरेंस है वो 2 का है। तो मोलर मास ले लीजिए सल्फेट का 96 डिवाइड बाई 2, 48 आ जाता है। रिड्यूसिंग एजेंट का कैसे निकालोगे? सेम तरीका है, मोलर मास ले लो डिवाइड बाई चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय इट, वॉट एवर यू कैन राइट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं ये आप पहले से जानते हैं। दीज स्पीशीज लूज इलेक्ट्रॉन्स इन अ केमिकल रिएक्शन, जो खुद ऑक्सीडाइज हो जाती हैं लेकिन दूसरों का रिडक्शन कॉज करती हैं। एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, सल्फर डाइऑक्साइड गैस एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है और खुद ऑक्सीडाइज होकर सल्फेट आयन बना रहा है। तो यहाँ पे SO2 का जो मोलर मास है वो है 64, 32 + 32, और सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर +4, +4 से +6 में कन्वर्ट हो गया। तो डिफरेंस जो है वो 4 - 6। अब यहाँ पे साइन मत देखना कि मैडम ने -2 नहीं लगाया, 2 लिख दिया, दैट डजेंट मैटर। डिफरेंस देखना है आपको, फिगर देखना है, दैट इज़ 2। तो 64/2 = 32 इज़ द मोलर मास ऑफ SO2। पूरा SO2 का मोलर मास है ये। दूसरा एग्जाम्पल है कार्बन। कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, बट खुद तो ऑक्सीडाइज हो जाता है लेकिन ऑक्सीजन को रिड्यूस कर देता है। तो कार्बन का इनिशियली 0 है ऑक्सीडेशन नंबर और इसके बाद रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा तो +4 हो गया। डिफरेंस आ रहा है 4 का। तो कार्बन का एटॉमिक मास या मोलर मास यहाँ पे हो गया 12, डिवाइड करेंगे 4 से, देन इट इज़ 3। अब नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के रिलेशंस। नॉर्मेलिटी कैसे निकालते हैं ये हम बता ही चुके हैं आपको, मास डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास इनटू 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम। पेपर पे लिखते जाएंगे तो अच्छी तरह समझ में आएगा। एसिड्स के लिए नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में क्या रिलेशन होता है? B × मोलैरिटी = नॉर्मेलिटी। एसिड्स का जो होता है उसका बेसिसिटी को अगर आप मोलैरिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नॉर्मेलिटी आ जाएगी। एग्जाम्पल दे रहे हो यहाँ पे, 18 H2SO4 होता है, जो कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, जो फ्यूमिंग H2SO4 हमारी लैब में होता है, उसकी मोलैरिटी होती है 18। अब उसकी नॉर्मेलिटी कितनी होती है ये निकालेंगे आप, तो उसको उसकी बेसिसिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वो 36 N हो जाता है। दोनों का मतलब सेम है। बेस के लिए निकालना है तो एसिडिटी इंटू मोलैरिटी। एसिडिटी मतलब बताया था आपको, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH आयंस। यहाँ पे जैसे हम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के लिए निकाल रहे हैं, 5M एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, तो इसका नॉर्मेलिटी कैसे निकालोगे आप? इस 5 को इसकी एसिडिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 15N आ जाएगा। सॉल्ट्स के लिए नॉर्मेलिटी = मोलैरिटी इंटू टोटल वैलेंसी ऑफ एनी आयन। अब ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। जैसे आप कैल्शियम कार्बोनेट का नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में डायरेक्ट रिलेशन निकालना चाहते हो, फॉर्मूला बेस। वैसे तो आप पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो खुद कैलकुलेट करके निकाल सकते हो, वो अलग बात है, लेकिन डायरेक्ट अगर आप निकालना चाहते हो तो उसके लिए फॉर्मूला यूज़ करो, मोलैरिटी इंटू टोटल वैलेंसी ऑफ एनी आयन। एग्जाम्पल दे देते हैं आपको, कैल्शियम कार्बोनेट की नॉर्मेलिटी निकालनी है, तो फॉर्मूला हो गया इसके लिए मोलैरिटी इंटू 2। क्यों लिया हमने यहाँ पे 2? क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट में एक आयन है कैल्शियम जिसकी वैलेंसी है 2, दूसरा आयन है कार्बोनेट उसकी वैलेंसी भी है 2, तो दोनों में से कोई एक की वैलेंसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मोलैरिटी इंटू 2 करोगे तो कैल्शियम कार्बोनेट का नॉर्मेलिटी आ जाएगा। एल्यूमिनियम सल्फेट का निकालना चाहते हो, यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम आयन्स हैं, एक एल्यूमिनियम आयन की वैलेंसी होती है 3, तो दोनों की मिला के वैलेंसी हो गई 6। दूसरा आयन है यहाँ पे सल्फेट, 3 आयन्स है, एक की वैलेंसी है यहाँ पे 2, तो तीनों की मिला के यहाँ पे वैलेंसी हो जाती है 6। तो यहाँ पे आपको नॉर्मेलिटी निकालने के लिए मोलैरिटी को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आप डायरेक्ट नॉर्मेलिटी निकाल सकते हो। या फिर आपको मोलैरिटी निकालनी है तो नॉर्मेलिटी को 6 से डिवाइड कर दीजिए तो मोलैरिटी आ जाएगी। कुछ फॉर्मूले हैं नॉर्मेलिटी के जो अब एक नटशेल में मैं यहाँ लिख रही हूँ, जिससे आप इनको एक साथ रिवाइज कर सको।
नॉर्मेलिटी इक्वल्स नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। नॉर्मेलिटी वेट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम, ये पता ही है आपको। नॉर्मेलिटी इक्वल्स मोलैरिटी इनटू ग्राम इक्विवेलेंट। नॉर्मेलिटी को इस तरीके से भी निकाल सकते हो आप, मोलैरिटी लिखो इनटू मोलर मास डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास, ये भी एक अच्छा फॉर्मूला है। एसिड्स और बेसिस की मोलैरिटी निकालने के लिए लास्ट फार्मूला है, मोलैरिटी इनटू बेसिसिटी करोगे तो एसिड का फॉर्म आ जाएगा, मोलैरिटी इनटू एसिडिटी करोगे तो बेस की आ जाएगी नॉर्मेलिटी। तो किसी भी तरीके से आप निकाल सकते हो। कुछ क्वेश्चंस हैं नॉर्मेलिटी रिलेटेड, तो ये मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। एक इक्वेशन दिया हुआ है, आर्सेनिक एसिड है यहाँ पे H3ASO4, आर्सेनिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है। अब आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, आर्सेनिक एसिड 2 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, यानी यहाँ पर आर्सेनिक एसिड में भले ही 3 हाइड्रोजन है लेकिन रिप्लेस कितने हो रहे हैं? सिर्फ 2 हो रहे हैं। तो आर्सेनिक एसिड का नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन 2 हो गया, यानी बेसिसिटी 2 हो गया। अब आगे का क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो इन द फॉलोइंग रिएक्शन कैलकुलेट एंड फाइंड द नॉर्मेलिटी व्हेन इट इज़ 1 m आर्सेनिक एसिड। आर्सेनिक एसिड का यहाँ पे 1 मोलैरिटी लिया हुआ है और इसको आपको नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट करना है। तो वी नो दैट कि नॉर्मेलिटी इक्वल्स मोलैरिटी इनटू बेसिसिटी। मोलैरिटी का वैल्यू 1 है और बेसिसिटी हमने अभी डिस्कस कर लिया है, इसका 2 है, तो 1 × 2 करेंगे, देन 2n इज़ द नॉर्मेलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, calculate the normality of 0.321 gram of sodium carbonate when it is mixed in a 250 ml solution। आपके पास वॉल्यूम है, मास है, नॉर्मेलिटी निकालनी है। क्या नहीं है? सिर्फ आपके पास इक्विवेलेंट मास नहीं है सोडियम कार्बोनेट का। तो अभी मैंने आपको बताया था इक्विवेलेंट मास सोडियम कार्बोनेट का कैसे निकालोगे, इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ कार्बोनेट। तो ये हो गया आपके पास 106/2 इक्वल्स 53। ये मैंने तो यहाँ डायरेक्ट लिख दिया है, आप चाहो तो अलग से निकाल लेना। तो n इक्वल्स, फॉर्मूला लिखो और फॉर्मूले में सारी वैल्यूज़ पुट कर दो, मास इनटू 1000 डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास इनटू वॉल्यूम, सो द आंसर इज़ 0.0242। सिर्फ आपको अटेम्प्ट करना सीखना है कि कभी ज़रूरत पड़ जाए तो आप कैसे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, मोलैरिटी गिवन है और नॉर्मेलिटी निकालनी है। तो एक एसिड है और एक बेस है। फॉर्मूला लगाया हमने पहला बेस के लिए, ये फॉर्मूला गलत हो गया है, मोलैरिटी इनटू एसिडिटी कर दीजिएगा ऊपर वाला, और नीचे वाला मोलैरिटी इनटू बेसिसिटी ठीक है। तो मोलैरिटी इनटू एसिडिटी करेंगे तो NaOH की एसिडिटी 1 होती है, 0.1381 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, और नीचे H3PO4 है तो 3 होती है उसकी बेसिसिटी, 3 से मल्टीप्लाई करना है मोलैरिटी को। अब यहाँ पे एक चीज़ आ गई, व्हाट विल बी द नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी ऑफ सिट्रिक एसिड इफ़ 25 ml ऑफ सिट्रिक एसिड सॉल्यूशन इज टाइट्रेटेड विद 28.12 ml ऑफ दिस मच ऑफ KOH। तो जब भी टाइट्रेशन, स्टैंडर्डाइजेशन ऐसे वाले क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आप फॉर्मूला लगाइए हमेशा N1V1 इक्वल्स N2V2, यानी एक का जो भी नॉन वैल्यूज़ हैं रखिए और दूसरे का आप कोई भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे दो केमिकल्स के बीच में रिएक्शन हो रही है, एक हमारे पास है KOH और एक हमारे पास है सिट्रिक एसिड। तो सिट्रिक एसिड का वॉल्यूम हमारे पास है 25 ml, लेकिन उसका नॉर्मेलिटी हमको पता नहीं है, तो हमने N1 × 25 ml रख के छोड़ दिया है। दूसरी साइड KOH है जिसका नॉर्मेलिटी हमको पता है 0.1718 पुट कर दीजिए, और उसका वॉल्यूम भी हमको पता है 28.12 ml, वो पुट कर दीजिए। सो सिंपली आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके आपको N1 का वैल्यू निकालना है, तो ये N1 का वैल्यू आ जाएगा। अगर आपको इसमें मोलैरिटी भी निकालनी है जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो वी नो दैट कि मोलैरिटी कैसे निकालोगे आप, मोलैरिटी इनटू बेसिसिटी इक्वल्स नॉर्मेलिटी होती है। तो यहाँ वही फॉर्मूला हमने लगाया, मोलैरिटी इक्वल्स नॉर्मेलिटी डिवाइड बाय बेसिसिटी। बेसिसिटी सिट्रिक एसिड की 3 होती है। आप थोड़ा नेट पे फॉर्मूला सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें 3 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स होते हैं और 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, और उसकी वजह से इसकी जो बेसिसिटी होती है वो 3 होती है,
उसको 3 से डिवाइड करो, देन यू गेट वैल्यू ऑफ मोलैरिटी. Find the normality of a base if 31.87 ml of the base is used in standardization of 0.4258 gram of KHP. तो यहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन वाला क्वेश्चन है. जैसा मैंने अभी आपको बोला कि यहाँ पे वही फॉर्मूला आपको यूज़ करना है, N1V1 इक्वल्स N2V2. लेकिन यहाँ पे एक का आपको वॉल्यूम दिया है, नॉर्मेलिटी पता करनी है. दूसरे का आपको नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम नहीं दिया है, उसकी जगह मास दे दिया है इन्होंने. तो हाउ विल यू कन्वर्ट दिस इनटू नॉर्मेलिटी? जो स्टैंडर्डाइजेशन का कंसेप्ट है वो ये है कि दो केमिकल्स जब रिएक्ट करते हैं तो दोनों के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स सेम होते हैं जब वो रिएक्ट करते हैं. तो जितने बेस के ग्राम इक्विवेलेंट्स हैं उतने ही KHP के भी होंगे. तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस इक्वल्स ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KHP. बेस का कैसे निकालेंगे आप? उसका वॉल्यूम दिया है और नॉर्मेलिटी निकालनी है, तो N/V. दूसरी साइड हम ग्राम इक्विवेलेंट का हमारा पुराना वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, गिवन मास डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास. तो गिवन मास KHP का दिया है 0.4258. इसको इसके इक्विवेलेंट मास 204.23, ये भी क्वेश्चन में दिया है, उससे डिवाइड कर दीजिए. तो ये वैल्यू आ गई आपके पास 0.00208. और उधर आपके पास हो गया N/V. तो अब N निकालने के लिए आप इस मास को या ग्राम इक्विवेलेंट्स को वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट N. थोड़ा प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है. ये आपके लिए कुछ सैम्पल प्रॉब्लम्स हैं, इनको आप ट्राई कीजिएगा सॉल्व करने का. और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिएगा. ये लास्ट की 2 स्लाइड्स जो हैं वो प्रॉब्लम्स के लिए आपको दी हुई हैं. सो अच्छी तरह पढ़ लीजिए इस टॉपिक को, एग्ज़ाम में थोड़ा हेल्प मिल सकती है.